तो हेलो बच्चों, आज हम हमारा पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट थर्ड है उसमें है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, अब ये रियल एंड एपरेंट डेप्थ क्या होता है मेरे बच्चों, देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम ए रेयरर मीडियम appears to be at depth lesser than its real depth। ठीक है, अब दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये क्या है, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छे से एक आपको इमेज दिख रही होगी। तो आपको भी बहुत बार धोखा हुआ होगा कि अरे स्विमिंग पूल चलते हैं चलो, और स्विमिंग पूल हम गए तो हमने देखा अरे ये तो यहीं पे है आराम से, मैं तो मेरे पैर इस पर टिक जाएंगे। और जब मैं इस पर कूदा तो भाई इंस्ट्रक्टर को आना पड़ा मुझे बचाने के लिए। ठीक है, तो डंडा फेंकते हैं ना कि पकड़ ले भाई इसको, बस वही वाला केस हो गया था मेरे साथ। लगता हमें ऊपर से ऐसा लगता है अरे ये तो इसकी तो जो गहराई है बड़ी कम है, पर वो होती नहीं है एक्चुअल में। यही फिनोमिना को हम अच्छे से देखेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका ये डायग्राम बता रखा है। अब जैसे कि लेट सपोज ये नीचे स्विमिंग पूल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई नीचे पत्थर रख दिया। लेट सपोज मैंने क्या रख दिया, स्टोन रख दिया, और मैंने यहाँ नीचे ये स्टोन रख दिया। अब ये एक्चुअल में जो इसकी डेप्थ, जो एक्चुअल में जो स्टोन है वो यहाँ पे है, और मुझे अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना पानी के, तो मुझे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से अगर देखेंगे हम, तो जो स्टोन है, जिसकी जो स्टोन जो एक्चुअल में है वो यहाँ पे है नीचे पे, और जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे स्टोन कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो इसकी रियल डेप्थ है, देखो ये जो इसकी रियल डेप्थ है ये तो पूरी यहाँ तक है, ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक, इस ऊपर से यहाँ तक है। और जो इसकी एपरेंट जो मुझे दिख रहा है, जो एक्चुअल में है नहीं, वो यहाँ तक है। तो अगर मैं रियल माइनस एपरेंट करूँगा, देखो यहाँ पे ये पूरे रियल में से जब मैं एपरेंट माइनस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगी इसकी ओरिजिनल। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसका एक बहुत अच्छा जो फॉर्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ। बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, है ना। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ, शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ। मैं यहाँ पे एक मिनट है, शिफ्ट इक्वल्स टू अब ठीक है, शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 अपॉन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, ये कैसे आया जी, ये कैसा है, इसको भी हम देखेंगे, हाउ दिस फॉर्मूला अराइव। तो इसको अच्छे से देखते हैं, पहले हम डायग्राम में आते हैं अपने। तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से हम आएंगे, इसको देखेंगे कि ये जी सर ये आया कहाँ से, है ना, ये आया कहाँ से। तो देखते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसको पहले डायग्राम में ले आता हूँ। अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और इसको इस पे अब हम आएंगे, कैसे आना है इसमें हमें, वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले इसको देखें और डायग्राम पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल। अब देखो मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना, अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ से नीचे देखूंगा तो देखो मेरी इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे। ठीक है, ये जो एक नॉर्मल है मैंने यहाँ से देखा, लेट सपोज, सिंपल सी बात है, ये एक्चुअल में ऐसा डायग्राम होता नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं अभी आपको बताऊंगा ये एक्चुअल में होता नहीं है। जो ये रे जा रही है ना, ये वाली, ये जो ये वाली रे है, ये ऐसे नहीं होगी। ये तो आपको दिखाने के लिए बना रखा है, ये दिखाने के लिए, ताकि ये जो डायग्राम है अच्छे से समझ पाए हम। ये डायग्राम ये जो ये वाली रे है ना, ये स्ट्रेट नहीं जाती, ये भी इसी के आंखों के तरफ ही जाएगी, पर फिर वो आपको बताना मुश्किल हो जाता है, इसलिए डायग्राम ऐसा बनाया गया है। ठीक है, इसलिए आपको इसको परपेंडिकुलर बनाया, इस चीज़ को हमने परपेंडिकुलर बनाया, पर ये ऐसे परपेंडिकुलर बनता नहीं है, आपको समझाने के लिए है। क्योंकि ये वाली जो रे है ना, ये ओ और ए डैश, ये भी पूरी आंखों में ही जाती है। जैसे ओ और सी जा रही है ना, वैसे ही ओ और ए डैश भी ऐसे ही जाती है आंखों पे, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो ये हमें समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इस पे अभी डिटेल में आएंगे अभी आराम से आगे। अच्छा देखे, मैं जब इसको यहाँ पे देखा, ठीक है भाई, जब मैं नीचे से देखो यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इंसिडेंट रेस का ये हो गया, ये यहाँ से गया, ये इसका नॉर्मल पे, ये इसका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा मेरा फिर से इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस एंगल की अब मैं इस फॉर्मूले पे आता हूँ, तो इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बोल सकता हूँ एंगल ए ओ बी, देखो बहुत अच्छे से, ए ओ बी, तो ए ओ बी क्या है मेरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी एन डैश, ओ बी एन डैश, और ये दोनों क्या हैं,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। ये देखें, ये और ये सेम ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, देखो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है, एक पॉइंट तो मेरे पे आ गया। अब अगर मैं बोलूँ एंगल बी आई ए, देखो बी आई और ए मतलब ये वाला एंगल, ठीक है भाई, बी आई ए मतलब, सॉरी ये वाला नहीं, बी आई ए मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल हमारा, ये वाला, ये आर वाला है, ये वाला, ठीक है, बी आई ए। तो मैं लिख सकता हूँ बी आई ए, ए पूरा या फिर ए डैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ए डैश लिख लेता हूँ, इज इक्वल्स टू ये पूरा एंगल, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एन, सी बी एन, ये वाला एंगल जो है देखो, एंगल आर इस आर के बराबर नहीं है, और ये वाला एंगल जो आई है इस आई के बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल सी बी एन जो कि है एंगल आर के बराबर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं अब इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ, मिटा देता हूँ, और उसके बाद अच्छे से इसको क्लियर करके बताऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया कि जय भाई जो जो चीज़ थी मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस पर, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा, ये हम इस फॉर्मूले पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे अब बहुत अच्छे से देखिएगा। अब मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेता हूँ, देखो ये ए बी और ये आई ओ, सॉरी ये मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूँ ओ बी ए, ठीक है, ओ बी ए ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए बी है ना, ओ ए बी, ओ ए बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, साफ दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ ठीक है। अच्छा अब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं इस आई की बात करूँ तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई, देखो ये जो साइन आई है किसके बराबर हो जाएगा भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन आई मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है इस आई की रिस्पेक्ट पे ए बी, हाइपोटेनियस क्या है इस आई की रिस्पेक्ट पे ओ बी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने साइन आई निकाला, अब जैसे मैंने साइन आई निकाला, अब मैं साइन आर निकालूंगा किस ट्राइंगल की मदद से, इन ट्राइंगल ए आई बी, मैं बोल सकता हूँ आई ए बी, आई ए बी या बी आई ए, बी ए आई, बी ए आई बोल सकता हूँ, बी ए आई, देखो ना बी ए बीच में मतलब ए 90 डिग्री और ये आई, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ ये छोटे वाले जिसमें मेरा आर है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइन आर, जो मेरा साइन आर होगा वो किसके बराबर होगा, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, एक सेकेंड रुको, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, मिट गया भाई, क्या बात है। अच्छा अब ये जो साइन आर देखो ये वाला, इसके रिस्पेक्ट पे आर, आर के रिस्पेक्ट पे मेरा परपेंडिकुलर होगा ए बी, ए बी है जी, क्या बात है, ए बी है मेरा परपेंडिकुलर ए बी, और मेरा हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो जाएगा बी और ये आई, तो बी आई हो जाएगा जी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बी आई, बी आई। अच्छा जी ये क्यों किया मैंने, अब मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमें क्या पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, या बोल सकता हूं एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इसलिए तो मैंने ये ड्रामा रचा सारा का सारा। देखो ये साइन आई अपॉन साइन आर क्यों निकाला मैंने इस एंगल से, इसलिए निकाला ताकि मुझे पता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर या एयर विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी मीडियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो देखो मैं क्या करता हूं अब इस पे, ये वाली जो वैल्यूज हैं वो मैं किस पे सब्सटीट्यूट कर देता हूं, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यहाँ पे म्यू में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इस पे वैल्यू रख देता हूँ तो देखो ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम या फिर वाटर, कुछ भी लिखो, मीडियम ही है पानी के अंदर ही है तो मीडियम मैं वाटर लिख लेता हूँ। तो साइन आई क्या हो जाएगा मेरा, देखो साइन आई है मेरे पे ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है, होल अपॉन साइन आर क्या है जी मेरे पे, साइन आर है ए बी अपॉन बी आई, तो मैं लिख लेता हूँ ए बी अपॉन बी आई था क्या, हाँ बी आई, बी आई, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या बात है ना, ए बी अपॉन ओ बी
इनटू ये ऊपर आ जाएगा बी आई अपॉन ए बी से ए बी कैंसल आउट एंड म्यू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इज इक्वल्स टू बी आई अपॉन ओ बी। अब जरा ना ऊपर चलते हैं जरा, और बी आई और ओ बी क्या है जी हमारा, देखते हैं बी आई एंड ओ बी। ठीक है, बी आई ओ बी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बी आई ओ बी। बी आई क्या है और ओ बी क्या है, अब देखो बी आई क्या है, देखो यहां से यहां तक मेरा बी आई, और ओ बी क्या है, देखो ओ बी है मेरा यहां से यहां तक। ठीक है भाई, क्लियर है, ओ बी और बी आई। अब एक चीज बहुत प्यार से देखना है यहाँ पे, आई बी या बी आई। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो बी आई है ना, ये आई ए के बराबर है कि नहीं है, देखो जरा, ये जो बी आई है ये मेरा आई ए के बराबर है कि नहीं है, और जो मेरा ओ बी है, ये जो मेरा ओ बी है वो ओ ए के बराबर है कि नहीं है। देखो ध्यान से, ये जो मेरा आई बी है या बी आई है, ये बी आई है, ये मेरा आई ए के बराबर है कि नहीं है, इसके बराबर है कि नहीं है, ये इसके बराबर है। और जो मेरा ओ बी है ये किसके बराबर है जी, मेरा ओ ए के बराबर, ये पूरा ओ ए के बराबर। ऐसा क्यों है, ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो लाइन है ना मेरे पे, ओ और ए डैश और ओ और सी, अब ध्यान से देखो, ये जो बी है और बी, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इन दोनों लाइनों के बीच में, ये बी और ये ए, ये ना बहुत ही कम गैप है। ठीक है भाई, ये तो आपको समझाने के लिए बना रखा है एक स्ट्रेट। ये जो लाइन है ना, मैं आपको बता दूं, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये तो आपको समझाने के लिए ऐसे एक स्ट्रेट बना दी, इससे थोड़ा सा दूर कर दिया, इस वाली इस लाइन से आपको दूर कर दिया, क्योंकि ये देखो इस लाइन से जो आपकी आंखों में जा रही है ना, ये वाली लाइन को थोड़ा दूर किया ताकि ये जो डायग्राम है अच्छे से समझ पाए हो आप। ये ऐसी होती ही नहीं है, ये लाइट जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली इससे चिपक के चलती है, इसी की आंखों पे जाती है, ये इसी के साथ चिपक के। तो ये इसलिए दोनों क्या है, ये जो दोनों लाइट है ए और बी का जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा नहीं है, बहुत रेयर है, इतना सा कि अगर यहाँ पे ए होगा ना तो यहाँ पे बी होगा। अगर लाइट ऐसे आंखों में जा रही है तो इधर से ही आंखों में जा रही होगी लाइट, याद रखना आप। तो यहाँ पे जो बी आई हो जाएगा वो मेरा आई ए हो जाएगा, और जो मेरा ओ बी है वो हो जाएगा ओ ए। तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हो जाती हैं भाई। ये कैसे है इसका, इस पर आप ये बोल सकते हो कि B इज वेरी क्लोज टू A, दैट्स वाई बी आई इज इक्वल्स टू आई ए और ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है। मैं नीचे लिख लेता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं बी आई किसके बराबर हो गई जी मेरी, आई ए के बराबर है ना, और ओ बी किसके बराबर हो गई जी मेरी, ओ ए के बराबर। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है, ओके। अब बहुत प्यार से अपनी मासूम आंखों से इस जगह जरा ऊपर आओ, आई ए और ओ बी, आई ए ओ बी कहाँ था मेरा, ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी, एक सेकंड, हाँ ठीक है। अब जरा आई ए एंड ओ ए देखना है, ठीक है। देखो यहां पे देखो आई ए कहां पे है, आई ए, मैं इसको अब इसको मैं पूरा साफ कर देता हूं थोड़ा, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है। अब जो मेरी रियल डेप्थ है, अब मैं यहां पे लिखता हूं रियल डेप्थ है, मैं यहां पे लिख रहा हूं रियल डेप्थ है मेरी, ओ ए, और एपरेंट डेप्थ है मेरी आई ए। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूं और अब मैं यहां पे करता हूं, देखो म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम इक्वल्स टू आई ए, क्या थी मेरी, आई ए मेरी एपरेंट डेप्थ, और आई ए तो मेरी एपरेंट डेप्थ थी, ओ ए थी मेरी रियल डेप्थ। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखो, अब अगर मैं मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दूं तो क्या ये रेसिप्रोकल का केस नहीं हो जाएगा? इससे प्रीवियस हमने वीडियो में पढ़ा था। तो देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं,
मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा मेरे पे 1 अपॉन एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, डीपीटी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। अब ये ऊपर चल जाएगा जी, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब शिफ्ट की बात कर रहा हूं। अब शिफ्ट क्या होता है देखते हैं भाई। शिफ्ट क्या होता है? कौन सा शिफ्ट? कौन सा शिफ्ट है भाई? ये वाला शिफ्ट। देखो अब तमीज से देखो, ये शिफ्ट, ये जो छोटा जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं भाई कितना शिफ्ट, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये शिफ्ट क्या होगा भाई? भाई जब मैं रियल में से एपरेंट माइनस कर दूंगा तभी तो ये शिफ्ट आएगा कि कितना शिफ्ट, गैप कितना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि शिफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, शिफ्ट हो जाएगा मेरे पे क्या, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। मैं एपरेंट डी लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जी, क्या क्या क्या, देखते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब ये जो एपरेंट डेप्थ है मेरी, इस एपरेंट डेप्थ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे देखिए, मैं इसको देखो, इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, इस एपरेंट डेप्थ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले तो बहुत अच्छे से मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। शिफ्ट होता है हमारा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। अब ये जो एपरेंट डेप्थ है, अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ और मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर को मैं इधर ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा? देखो ये ऐसा हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल अपॉन म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही है। और क्या अब इस चीज को, ये जो एपरेंट डेप्थ था, मैं इस चीज को यहां पे सब्सटीट्यूट कर सकता हूं? देखो अब मेरा वो फॉर्मूला आने वाला है भाई। तो शिफ्ट हो जाएगा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट, एपरेंट की जगह मैं लिख सकता हूं रियल अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? ये सही हो गया? यहां तक मैंने इसको कर लिया, ठीक है ना, यहां तक दिक्कत नहीं है अब तो कोई। अब मैं एक काम कर सकता हूं, देखो अब मैं एक काम कर सकता हूं, इन दोनों में क्या कॉमन है? रियल डेप्थ कॉमन है इन दोनों में, देखो इसमें और इसमें रियल डेप्थ कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ को मैं कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1 अपॉन म्यू मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। और मेरे प्यारे बच्चों यही मुझे चाहिए था, क्या बात है ना, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं वहां तक। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आया कैसे देख लिया होगा आपने अभी तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चंस में लगता है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, ठीक है। तो शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं जी। तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शिफ्ट बाय विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू राइज डिपेंड ऑन। अब यहाँ पे देखो जितना शिफ्ट है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कितना शिफ्ट है, मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट है वो तो नीचे है और जो एपरेंट है जो मुझे दिख रहा है जो कि एक्चुअल में है नहीं वो यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। किस कारण, किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे। सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा शिफ्ट होगा। भाई जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही शिफ्ट। क्लियर है? दूसरा डिपेंड करेगा थिकनेस पे, जो डेंसर मीडियम वो कितना थिक है, कितना गाढ़ा है। ये बोल सकते हैं, गाढ़ा तो क्या बोल सकते हैं, अगर ग्लास जितना थिक है उतना शिफ्ट ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई जितना ज़्यादा थिकर
जितना ज़्यादा थिकर उतना ज़्यादा शिफ्ट बढ़ जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है ना, क्या बात है, जितना ज़्यादा थिकनेस उतना ज़्यादा शिफ्ट बढ़ जाएगा। और फिर कलर तो हर जगह है ही, क्या दिक्कत है। और कलर पे भी डिपेंड करता है, तो कलर कैसे डिपेंड करेगा भाई, सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतना कम मेरा शिफ्ट होगा। और सीधे सीधे बोल सकता हूं कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा मेरा शिफ्ट होगा, है ना। लैम्डा जितना ज़्यादा उतना कम शिफ्ट, इसका मतलब कि जो मेरी वॉयलेट होगा, जो मेरा वॉयलेट होगा उसमें सबसे ज़्यादा शिफ्ट होगा। जो मेरा वॉयलेट होगा, वॉयलेट में सबसे ज़्यादा मोर शिफ्ट होगा, मोर शिफ्ट। और रेड में सबसे कम, लेस शिफ्ट, सबसे कम शिफ्ट होगा रेड पे। क्योंकि भाई जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा हमारा वेवलेंथ उतना कम शिफ्ट, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेंडिंग ऑफ स्टिक ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। जब हम, अगर मैं किसी भी पेंसिल को पानी के अंदर रखूँ तो मुझे थोड़ी सी ना टिल्ट सी, टेढ़ी सी, हल्की सी मुड़ी हुई सी दिखाई देती है। क्यों होता है ऐसा, देखो, क्योंकि भाई जब मैं अपनी आंखों से इसको देख रहा हूँ, ठीक है भाई, वैसे देखो जो ओरिजिनल स्टिक है मेरी वो यहाँ पे है, इस पी पॉइंट पे है। पर यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये ओरिजिनल जो स्टिक है मेरी वो यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे। पर जब मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या हो जाता है, ठीक है, तो पानी में, वाटर के अंदर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जो इमेज होती है, जो एक्चुअल है वो तो इधर है, पर मुझे रिफ्रैक्शन के कारण मुझे कहाँ पे दिखाई दे रही है वो स्टिक, वो इस जगह पे दिखाई देती है। तो मुझे ये जो पार्ट है ना, वैसे तो ये पूरी स्टिक ऐसे होनी थी, तो ये स्टिक ऐसे टेढ़ी सी हो गई, तो मुझे कहाँ दिखाई दे रही, यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात है ना। ये एक डायग्राम है, तो ये आप अच्छे से देख लेना। जो मेन है इस पे, जो मेन है इस पे वो है हमारे वाई वाले क्वेश्चन, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि स्टार अपीयर्स ट्विंकल इन नाइट, वाई। तो ये 3 नंबर में 3 मार्क्स क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। ये जो चार्ट है आपका, ये कौन सा इसका, ये पढ़ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो, ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और आप सीधे सीधे बोल सकते हो ड्यू टू विच कॉज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सीधे सीधे, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे इतने सारे, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये सारे आपको करने बहुत ईजी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पर्सनस लेग्स अपीयर्स टू बी शॉर्टर व्हेन इट इज़ इन द स्टैंडिंग इन ए टैंक। जब आप स्विमिंग पूल पे रहते हो तो हमारे पैर हमें ऊपर से ना छोटे से दिखते हैं, वो उसका भी यही कारण है, ठीक है ना। ड्यू टू द मैं बोल सकता हूँ इट इज कॉज बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है केस, ये आप करना है आपको पूरे के पूरे, ये जितने भी हैं ना, जैसे कि ये टैंक अपीयर शैलो देन इट्स एक्चुअली डेप्थ, है ना, बिल्कुल वही वाली बात जो अभी हमने स्विमिंग पूल वाली करी थी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं सब का केसेस क्या होगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ तक इसको कर लेते हैं कंप्लीट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारे चलेंगे। इस पूरे को आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना देना, और इसका रीज़न क्या लिखोगे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 3 नंबर में आता है ये, प्लीज़ इसको जरूर आप उतारिए। नेक्स्ट करते हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंट। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जब मैं कोई लाइट डेंसर मीडियम से, ठीक है, लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में क्या करूँगा, ट्रैवल कराऊंगा एट डिफरेंट एंगल्स, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं केस 1 बताता हूँ, केस 1। तो अब यहाँ पे केस 1 क्या होगा, जब मेरा आई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, देखो मैं यहाँ पे एक अच्छे से बनाता हूँ, ये केस 1 है, तो ये मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब मैं डेंसर से रेयर मीडियम, अब डेंसर मेरा यहाँ पे होगा, लेट सपोज दिस इज माय डेंसर मीडियम, और ये मेरा होगा रेयर मीडियम, ठीक है।
तो मैं यहां से लाइट फेंकता हूं, तो ये क्या होगी मेरी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इस पे। अब देखिए, जब आपको पता है कि भाई डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, तो ये यहां से अवे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमें पता है कि भाई हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, वो नॉर्मल से एंगल बनाता है। तो ये जो वाला जो एंगल हो गया, दिस इज माई एंगल आई एंड दिस इज माई एंगल आर। ठीक है, इसको बोलूंगा मैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो दिस इज माई केस वन, जब मेरा इंसिडेंट एंगल क्या था, छोटा था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये तो मेरा केस वन था, है ना। अब देखो, एंगल जब मेरा लेट सपोज मैं यहां पे बता दूं 30 डिग्री है, तो जो रिफ्रैक्शन होगा ये बड़ा हो जाएगा। फिर अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा तो रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई। फिर मैं आई को और बढ़ाऊंगा, फिर रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा। तो अब यहां पे देखो, अगर मैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दूं और देखो रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, रिफ्रैक्शन बढ़ेगा फिर ये इधर आ जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन बढ़ेगा फिर ये इधर आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके एक केस ऐसा आएगा जहां पे इंसिडेंट रे को जब मैं बढ़ाऊंगा ना, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे ये क्या हो जाएगा, पूरा 90 बन जाएगा। इसी केस को हम बोलते हैं बच्चों क्रिटिकल एंगल। अब ये आता है हमारा केस 2, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। दिस इज माई केस 2, यहां पे मैं लिखता हूं केस सेकंड। अब इस केस सेकंड में क्या होता है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में मैंने इंसिडेंट रे को यहां से रेयरर से डेंसर से रेयरर मीडियम में। तो जब मैंने इंसिडेंट रे को यहां से स्ट्राइक कराया, और इस केस में एक ऐसा केस कि भाई जो इंसिडेंट रे है ना, वो बड़ी, मैंने इंसिडेंट रे को बड़ा किया तो रिफ्रैक्टेड रे भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा केस कि जब मैंने इंसिडेंट रे को यहां से फेंका तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से ऐसा वे हो गया कि ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इस पे चले गया, ऐसे चले गया। और ये जो एंगल बना रहा है ना, ये बना रहा है किसका, 90 डिग्री का। इस केस को मैं क्या बोलूंगा, इस केस को मैं बोलूंगा क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये क्रिटिकल एंगल होता है, देखो ऐसा एंगल जहां पे इंसिडेंट रे जब इससे टकराए तो ये रिफ्रैक्टेड रे 90 हो जाए, उस केस को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और इसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। तो आई सेकंड केस में मेरा क्या हो जाएगा, सी, और ये जो सी होता है ये होता है मेरा क्रिटिकल एंगल। अभी क्रिटिकल एंगल को भी बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं, अभी बताता हूं मैं आपको क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, केस सेकंड क्या है कि भाई जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाया तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए। वही केस को मैं क्या बोलूंगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, वो क्रिटिकल एंगल हो गया, वो क्रिटिकल एंगल का केस हो गया। अब एक चीज मैं आपको एक और बात बता दूं, हर ऑब्जेक्ट, हर किसी चीज का ना क्रिटिकल एंगल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं ग्लास का क्रिटिकल एंगल, वाटर का क्रिटिकल एंगल, हर किसी का क्रिटिकल एंगल आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। पर यहां पे आपको क्या पता है, अभी मैंने क्या बताया केस सेकंड में, कि भाई मैंने इंसिडेंट रे को इतना बड़ा किया कि भाई जो रिफ्रैक्टेड रे हो गया ना वो 90 डिग्री हो गया, और ये जो आई हो गया ना इस केस में, यही एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा मेरा, क्रिटिकल एंगल हो गया। ठीक है भाई, ये मेरा केस सेकंड हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और क्रिटिकल एंगल की मैं डेफिनेशन बनाता हूं। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लो, व्हेन लाइट passes from denser medium to a rarer medium,
rarer medium at a certain angle of incident, at a certain angle of incident या incidence, ठीक है, angle at a certain angle of incidence, ठीक है, angle of refraction becomes 90 डिग्री, ठीक है, at I equals to C। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जब क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ना वो 90 हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है यहाँ पे? और दिस C, और इसी C को मैं क्या बोलता हूँ? क्रिटिकल एंगल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? क्रिटिकल एंगल, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को स्ट्राइक कराऊं और रिफ्रैक्टेड रे 90 हो जाए तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट का एंगल था ना वही मेरा क्या था? क्रिटिकल एंगल है, तभी तो वो रिफ्रैक्टेड रे 90 हो गया। तो यहां तक क्लियर है कि नहीं है बात? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमने केस 1 किया। केस 1 सिंपल सा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है वो क्या होगा? स्मॉलर होगा रिफ्रैक्टेड रे से। तो सिंपल सी बात आ गई। अब यहाँ पे मैंने बोला केस सेकंड कि भाई जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट को यहाँ पे स्ट्राइक किया तो रिफ्रैक्टेड रे 90 हो गया, और रिफ्रैक्टेड रे 90 हो गया वो केस कौन सा होता है कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही मेरा क्रिटिकल एंगल है, तभी ये 90 हुआ। ये केस सेकंड। अब आते हैं हम केस थर्ड पे, ठीक है भाई। अब आते हैं हम केस थर्ड पे, और केस थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखते हैं। when angle of incident is greater than critical, when angle of incident is greater than critical angle, critical angle से बड़ा हो जाए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो क्या होगा? देखते हैं। अगर यहां से मैंने इंसिडेंट रे फेंका, दिस इज माई इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल बना देते हैं, और मैंने इंसिडेंट रे फेंका और इंसिडेंट रे बड़ा है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वापिस आ जाएगा। दिस इज माई डेंसर मीडियम, दिस इज माई रेयरर मीडियम। अब क्या हुआ भाई? मैंने जब डेंसर मीडियम से फेंका ना इसको, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ ना, और इंसिडेंट रे जो था वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा था ना, तो क्या हुआ? ये सेम मीडियम पे आ गया भाई। जहां से गया था ये रिफ्लेक्शन वाली बात हो गई भाई, रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन वाली, जो हमने 9 पे पढ़ा था। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन रे, ठीक है। ये क्या है हमारा? रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये सेम मीडियम पे हुआ, एक ही मीडियम पे हुआ। यहां पे सबसे पहली बात, जब इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो क्या होगा? सेम मीडियम पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। ये क्लास 9 का केस आ जाएगा। सिंपल सी बात। यहां पे मैं लिख लेता हूं, नो रिफ्रैक्टेड रे इज ऑब्टेन्ड, कोई भी रिफ्रैक्टेड रे ऑब्टेन्ड नहीं होगी, इज ऑब्टेन्ड। कोई भी रिफ्रैक्टेड है भाई, ऊपर तो गई नहीं, वो दूसरे मीडियम में गई नहीं, जिस मीडियम में थे उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या है? नो रिफ्रैक्टेड रे इज ऑब्टेन्ड। दूसरा क्या? लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम। लिखो, लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम, ठीक है। लाइट सेम ही मीडियम में ट्रेवल करा, सिंपल सी बात है ना। तो यही क्या होगा मेरा? इसी केस को मैं बोलता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब क्या? कि अगर लाइट यहां पे 100% एफिशिएंसी है लाइट की,
लाइट यहां से जा रही है और टकरेगी तो नीचे 100% एफिशिएंसी के साथ ही आएगी, मतलब कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी भाई इस सरफेस पे, बिल्कुल प्योर रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। तो टोटल मतलब पूरी की पूरी, अगर 100% एफिशिएंसी से लाइट यहां पे मैं फेंकता हूं तो 100% एफिशिएंसी से ही लाइट नीचे आएगी, कोई भी एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे कि मैं शीशे में बाल बनाता हूं कभी, तो अगर मैं शीशे में देख रहा हूं तो मेरी जो लाइट है वो शीशे में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो टोटल रिफ्लेक्शन का केस नहीं है, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस नहीं है, वहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। इस केस में लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, 100% प्योर रिफ्लेक्शन होता है भाई इसमें। तो भाई अगर 100% लाइट आ रही है इसलिए इसका नाम है टोटल मतलब 100% क्या होती है, जो लाइट है बिल्कुल एमिट होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है। इंटरनल मतलब भाई सेम मीडियम में, देखो इंटरनल मतलब इसी मीडियम में, एक ही मीडियम में, इसलिए टोटल इंटरनल और रिफ्लेक्शन का केस है 9th वाला, तो इसलिए आपको पता चल गया क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है ये। क्लियर है यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो देखो बच्चों यहां पे हमें सिंपल सा कंक्लूजन है और इसके बाद हमारे पे कुछ न्यूमेरिकल्स है ना, प्रिज्म वाले, प्रिज्म के साथ जा रहा है, पता नहीं क्या क्या घूम रहा है सर, समझ में नहीं आता क्या ड्रामा है। ये 3 केसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए ना तो सारा ड्रामा आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले अब देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, तो इसको अच्छे से समझना। देखो अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि बच्चे बोलते हैं सर क्रिटिकल एंगल क्या होता है क्या नहीं होता। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जैसे ग्लास है तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल आपको गिवन होगा, हर केस में, हर फॉर्मूले में, हर न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा। जैसे कि वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है, वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है 49 डिग्री, ठीक है, और ग्लास का होता है, ग्लास का आपका होता है 42 डिग्री, और आता है डायमंड, उसका होता है 25 डिग्री। तो ये आपको सब चीज़ आपको गिवन होगी, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि ये जो क्रिटिकल एंगल है हमेशा आपको गिवन होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये ग्लास और वाटर पे ही पूछा जाता है क्रिटिकल एंगल, डायमंड में बहुत ही कम, डायमंड का तो बहुत ज़्यादा कम है देखो क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से इसको देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पूरे करेंगे, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल के 3 केस थे भाई, जब इंसिडेंट रे छोटा होगा रिफ्लेक्टेड रे के, दूसरा केस था जब इंसिडेंट रे इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल हो जाता है वाला केस, और तीसरा क्या होता है जब इंसिडेंट रे क्या होता है इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। तो ये 3 केस हमने देखे थे, ये तो सिंपल है फर्स्ट वाला। दूसरे वाले में क्या हो रहा था जी, दूसरे वाले में क्या हो रहा था जी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इसमें क्या हो रहा था, सीधे सीधे जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड टी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री हो जा रही थी, सिंपल। और इसमें क्या होता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं? ये 3 चीज हो गई क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, जंप करते हैं और यहां पे नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल सी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशनशिप है भाई, क्या दोस्ताना है इनके बीच में, देखते हैं। अरे दोस्ताना कह रहा हूँ, क्या क्या बातें आ जाती है। चलो भाई, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। और ये है क्या सर, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c कैसे आया सर, बताते हैं बहुत अच्छे से। ये इस पे कैसे आएंगे इसको मैं बता रहा हूँ, हमें आना इस पे है, म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। अब ये कैसे आएंगे, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन c एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो यहां पे क्या होगा, हमें पता है sin i अपॉन sin r। क्लियर है? यहां तक तो हमें पता ही था। और क्रिटिकल एंगल का केस क्या होता है, क्रिटिकल एंगल का केस क्या होता था भाई, जो i होता था वो किसके बराबर होता था, मेरे c के बराबर होता था कि नहीं होता था, सही से ही बताओ, होता था ना। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशनशिप, दोस्ती यारी बढ़ा रहे, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए था। तो आई किसके बराबर था,
सी के बराबर था रिफ्रैक्टिव उसमें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो बहुत अच्छे से, ये जो आई है इसके जगह मैं सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पे म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू साइन सी अपॉन साइन आर। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी, क्लियर है। और हमको पता है कि क्रिटिकल एंगल के केस में, क्रिटिकल एंगल केस में रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाता है जी, 90 डिग्री। क्या बात है, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री अगर मैं कर दूं, नीचे कर देता हूं एयर और यहां पे ग्लास, तो साइन सी अपॉन साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री सबको पता है क्या होता है, 1। बिल्कुल सही बात। तो मैं बोलूंगा म्यू एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू साइन सी अपॉन 90 डिग्री होता है मेरा, साइन 90 होता है 1। सिंपल सी बात है। तो मैं इसको यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? अब देखो, अब देखो, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अब मैं बोलूंगा म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, और यही मुझे चाहिए था रिलेशन, म्यू 1 अपॉन साइन सी। आ गया ना? क्या बात है, क्या बात है। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 अपॉन साइन सी को लिख सकते हो कॉसेक सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। क्या बात है। अच्छा, ये हो गया। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे जी, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है ना। लिखो यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्या फैक्टर्स हैं जो कि मेरे क्रिटिकल एंगल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आपको पता ही है, कलर, COLOUR, कलर ऑफ लाइट। सिंपल सी बात, ठीक है, LIGHT। सबसे पहला फैक्टर होता है कलर। दूसरा फैक्टर लिख लेते हैं हम टेम्परेचर, और दोनों को विस्तार से हम बताते हैं, जैसे कि हम करेंगे ही। पहला है कलर ऑफ लाइट, दूसरा है टेम्परेचर। तो देखते हैं भाई। तो पहला है हमारा कलर ऑफ लाइट। तो सब सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। हमने कम से कम 50 बार बता दिया मैंने कि भाई जो मेरा वेवलेंथ है, अगर मैं उसको बढ़ाता हूं तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है मेरे बच्चों, कम हो जाता है। ये तो सभी को पता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किस में होता है जी, वॉयलेट पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किस में होता है, रेड पे। सिमिलरली वेवलेंथ मैक्सिमम होती है रेड पे, और वेवलेंथ मिनिमम होती है वॉयलेट पे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जो लैम्डा होता है ना जी, जो लैम्डा होता है, जो मेरा वेवलेंथ अगर मैं बढ़ा दूँ तो मेरा क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाता है। वेवलेंथ बढ़ गया तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ गया, सिंपल सी बात। तो भाई कलर पे तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है ना, सिंपल सी बात है ना। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर पे कैसे करता है सर? टेम्परेचर का क्या मतलब है? टेम्परेचर से क्या मतलब है सर? ये टेम्परेचर का क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिक्कत है यार? टेम्परेचर में क्या करूँ? टेम्परेचर से क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब हुआ, देखते हैं। लेट सपोज दिस इज़, मैं कोई भी एक वो ले लेता हूँ, ग्लास लेता हूँ, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत 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 चिपके हुए हैं। लेट सपोज ये ऐसे हो रखे हैं, तो मॉलिक्यूल्स है इसके, जो इसके इनर मॉलिक्यूल्स है सब बहुत चिपके हुए हैं, ठीक है, बहुत चिपके हुए हैं। यार जल्दी जल्दी बनाओ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे चिपके हुए बहुत जल्दी। अब अगर मैं इसमें टेम्परेचर दे दूँ, आग लगा दूँ इसके नीचे, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स दूर 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 हो जाएंगे। अब ऐसे चिपके चिपके से मॉलिक्यूल, अब इसमें मैंने आग लगा दी तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर 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 भाग जाएंगे जी एक दूसरे से, है ना। क्लियर है? और जितना दूर भागेंगे उतना लाइट अच्छे से ट्रैवल कर जाएगी, और जिसमें लाइट अच्छे से ट्रैवल कर जाए उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा,
उसका क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। जिसमें लाइट अच्छे से ट्रेवल कर जाएगी उसमें क्या होगा जी, क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली तो नहीं बोल सकता, हाँ मतलब ऐसे ही है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर होगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। अब हम आते हैं हमारे प्रिज्म के केस में, प्रिज्म में कैसे वो लाइट जाती है ना। प्रिज्म के सारे केसेस देखते हैं, 60, 90, 30 सब देख लेते हैं फटाफट। तो बच्चों इससे पहले हमने ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस कर लिया था, पर यहाँ पे इसके कंडीशंस भी मेरे को आपको डिस्कस करानी थी कि जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो बड़ा होता है क्रिटिकल एंगल के। तो इस केस में क्या होने वाला है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो जो एंगल आई होने वाला है ना वो अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन अगर क्रिटिकल एंगल है, तो इस केस में क्या होता है कि जो लाइट यहां से टकराएगी ना ये सेम मीडियम पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। री रिफ्लेक्ट हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। और लाइट ट्रेवल इन द सेम मीडियम, ये जो लाइट है यहां से गई तो ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। एक और केस यहाँ पे देखो, लाइट इज 100% रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। ये जो इसकी जो लाइट की एफिशिएंसी है बिल्कुल 100%, अगर 100% एफिशिएंसी से ये यहाँ गई तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी 100% एफिशिएंसी से होगी, बिल्कुल कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी यहाँ पे। इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना भाई, बिल्कुल टोटल प्योर रिफ्लेक्शन जिसे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये यहाँ पे देखो, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस हो रहा है तो ये रिफ्रैक्शन का केस नहीं, रिफ्लेक्शन का लॉ लगेंगे इसमें। तो जो एंगल आई हो जाएगा मेरा वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा केस हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन होनी चाहिए एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। सबसे पहले लाइट जो होनी चाहिए ना वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही है भाई कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तभी क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बनेगी। दूसरा क्या कि जो एंगल आई है ना, इंसिडेंट जो रे इंसिडेंट रे है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात। तो दो ही कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, पहली कि भाई वो रेयर डेंसर से रेयर में जाए, दूसरी कि जो इंसिडेंट रे हैं वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए भाई। दो ही कंडीशन फुलफिल करेगी तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो प्रिज्म में होने वाले हैं ना। प्रिज्म के केस और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं और बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी उसी में होती है। तो वो बड़ा ही इजी टॉपिक है, बस 2-3 केस जो हमने करे हैं है ना, तो वो अगर हम तीनों केस अच्छे से कर लेते हैं तो बड़ा ही ईजी हो जाता है हर चीज़, ठीक है। तो इसको अभी करते हैं हम नेक्स्ट में। अब हम करने